Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all fine, my dear students, and welcome to lecture number 21 of Statistics second year. अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिवीजन के ऊपर मबनी है। इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 की भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर आती रहती हैं, उसका रिवीजन होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो एक डायग्राम हमारी इंपॉर्टेंट है उसको हम इसके अंदर रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सीधा हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको मैं ये बताता चलूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, सही है। तो हम देखते हैं सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं, ये रॉ डाटा है, ठीक है ना। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है कि ये अभी सिर्फ नॉन इन्फॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर है कि एट अ ग्लैंस इससे यूज़र जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। मतलब मैं फौरी तौर पर इसको देख कर, अगर कोई मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं और जो है वो ये नंबर लिखे हुए हैं और अगर जो है वो प्रिंसिपल साहब के सामने इसको शो किया जाए तो क्या फौरी तौर पर एट अ ग्लैंस वो उससे फ़ायदा कोई उठा सकते हैं? यानी कि वो सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई 50% से अबव वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी ये देखकर मालूम नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसको प्रोसेस के तहत इसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि एट अ ग्लैंस फौरी तौर पर हमारे यूज़र जो है, हमारी जो ऑडियंस है जो इसको इस डाटा को देखना चाह रही है, इससे फ़ायदा उठाना चाह रही है, वो फौरी तौर पर इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, ये हम पहली क्लास के अंदर भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम चलते हैं सवाल की तरफ। ये डाटा आपके सामने मौजूद है। 3 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 5 एज साइज़। तो 5 का साइज़ हमें लेना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। नंबर 2 हमारे सामने जो है वो रिक्वायरमेंट है फाइंड क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, कम्युलेटिव एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये भी हमने सीखा हुआ है, क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है हमें पता है, इसको भी हम आज से रिवाइज करेंगे। और तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ये हमने चैप्टर नंबर 3 जब हमने शुरू में स्टार्ट करा था तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप उस वक्त पढ़ चुके हैं कि किस तरह इसको बनाते हैं। पहले हमने अलग अलग डायग्राम के अंदर सिखाया था कि पहले अलग से अगर हिस्टोग्राम का सवाल आए तो उसको किस तरह बनाना है, और अगर अलग से पॉलीगॉन का सवाल आए तो उसको किस तरह बनाना है, और अगर वो ये कहे कि सेम ग्राफ के अंदर आपने ये दोनों डायग्राम्स बनानी है तो उसको किस तरह बनाना है। तो यहाँ पर वो जो तीसरी सूरत है कि दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर बनाना, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अंदर जो है वो मांगा ये है कि आप उसको इस तरह बनाकर हमें दिखाएं। ठीक है, हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बताया गया था कि सबसे पहले ये 3 चीज़ें मालूम होना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू है, फिर मिनिमम वैल्यू है और फिर विड है। तो मुझे इस डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो नज़र आ रही है वो 35 है। 35 इस डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। आप भी इसको गौर से देख लीजिएगा, आपको भी 35 ही नज़र आएगी। तो 35 मैक्सिमम वैल्यू हो गई और मिनिमम वैल्यू मेरे पास जो है वो जो मुझे नज़र आ रही है वो 11 है। 11 को मैंने मिनिमम वैल्यू पे लिख लिया, ठीक है। और विड इसने क्वेश्चन के अंदर हमें खुद बताया हुआ है क्या है वो 5, विड हमें उसने बताई हुई है 5। अब आपको याद होगा हम क्या करते हैं, हम लोअर क्लास जो मिनिमम वैल्यू है हम उससे जो है वो क्लासेस बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 11 से क्लास बनाना शुरू करी और 5 का मैंने जो है वो साइज़ लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 11 से गिनना शुरू करूँगा। 11, 12, 13, 14, 15, सही है। ये 5 हो गए। 11 को गिनते हुए मैं कहाँ तक पहुँचा, 15 तक पहुँचा। तो मैं इस क्लास को हम 15 तक लिखेंगे। उसके बाद फिर अगली क्लास हमारी बनेगी 16 से लेकर फिर हम इसके अंदर जो है वो 5 का साइज़ लेना है तो ये 20 तक होगा। फिर उसके बाद 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डाटा के अंदर आ गई। अब हमें जो है वो कोई फिगर लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगली क्लास बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अपने टैली मार्क्स की तरफ। तो आपको याद होगा टैली मार्क्स कैसे करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको जो है वो कट ऑफ करने के बाद यहाँ पे टैली करेंगे, वरना हमारा ऐसा ना हो एग्ज़ाम के अंदर ऐसा मसला हो जाता है कि आपका ध्यान इधर उधर गया, फिर आप स्टूडेंट भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ तक टैली किए थे। तो इस वजह से जो है ना ये जो हम कट ऑफ कर रहे हैं नंबर्स को, ये आपके लिए ज़रूरी है करना ताकि आपको याद रहे कि मैं यहाँ तक टैली कर चुका हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं 13, 12। तो 13 भी इधर है, 12 भी इधर है, 18, 16, 18, 16, 20, 11, 20, 11, 25, 35, 25, 35, 31, 27, 31, 27, 25, 35, 25, 35, 22, 20, 20, 22
एंड 20, ओके 17 31, 17 आपको पता है 5 का पैकेट बनाते हैं, एंड 31 कहाँ पे शो हो रहा है हमारा, ये रहा। उसके बाद है 18 और 21, 18 एंड 21, 28 29, 28 29, 19 12, 19 एंड 12, 24 30, 24 एंड 30, 33 हमारे पास, ये रहा। ठीक है, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, सिंपल। ये हमारे पास 4 है, ये हमारा 5 प्लस 2 7, 5 4 5। ठीक है, अब हम समीशन एफ निकाल लेते हैं बस नीचे। तो हम इन सबको प्लस करते हैं हम, ठीक है, सबको प्लस करते हुए हम चलते हैं। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 20, 20 प्लस 5 25। तो ये हमारे पास 25 की फिगर मुकम्मल हो गई। ये डाटा भी आपके पास 25 का दिया हुआ है, और हमने जो फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं वो भी 25 है। इसका मतलब ये कि हमारा डाटा हमारा मैच हो गया, हमने सारे नंबर्स रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। नंबर ऑफ रिपीटेशन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि एक नंबर या एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 से लेकर 15 तक के जो नंबर है ना वो 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है। 16 से लेकर 20 तक के जो नंबर है वो 7 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं इस डाटा के अंदर। ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास बाउंड्री की तरफ। तो क्लास बाउंड्री का आपको याद होगा कि हमने एक छोटा सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये बार बार आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर सुना होगा, आपने लिखा हुआ भी देखा है, बोर्ड के अंदर मैंने लिखा भी था, आप इसको याद कर लें बिल्कुल। ठीक है, तो हम माइनस करते हैं। 16 में से 15 को मैंने माइनस करा तो मेरे पास आंसर निकला 1, और 1 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 या फिर 0.5। और 0.5 को हम करते क्या है, जो आंसर निकलता है क्लास बाउंड्री के फॉर्मूले से, वो लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में हम उसको प्लस कर देते हैं। तो हम माइनस करते हैं 11 में से जब मैंने 0.5 को माइनस करा तो 10.5, देन 15.5 प्लस करने के बाद फिर 15.5, 20.5, 20.5, 25.5, 25.5, देन 30.5, 30.5, देन 35.5। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है वो मिड पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए जो है वो हमारे पास फॉर्मूला था कि हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज को हम प्लस करते हैं, अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट के अंदर हम प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो हम इसको करके देखते हैं। हमने क्या करा, 10.5 इसके अंदर हमने प्लस कर दिया 15.5 को। तो आंसर हमारे पास निकला 26 को जब मैंने डिवाइड करा 2 से तो आंसर मेरे पास निकला 13। ठीक है, तो आंसर इसका आ गया मेरे पास 13, पहले का मिड पॉइंट। फिर उसके बाद आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब हम पहला मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो जो विड होती है उसको हम ऐड करते चले जाते हैं, हमारा जो है वो मिड पॉइंट जो है वो सारे सही आ जाता है। तो 13 में जब मैं 5 प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 14 15 16 17 18। तो अगला आंसर आ गया 18, उसके बाद 23 28 एंड देन 33। ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट्स आ गए। अब हम बढ़ते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से बनेंगी, और मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ईदी की ना, सही है। हमारे जेब में पैसे आते जाते हैं, हम उसको ऐड अप करते चले जाते हैं, बस यहाँ पर भी इसी तरह करना है। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी तो सेम आ जाती है 4। उसके बाद 4 में मैंने 7 को प्लस करा तो मेरे पास आंसर आ गया 11। 11 में मैंने 5 को प्लस करा तो मेरे पास आंसर आ गया 16। 16 में मैंने 4 को प्लस करा तो आंसर आ गया 20, और देन 20 में जब 5 को प्लस करा तो 25। और मैंने आपको ये भी बात याद होगा, मैंने बताया था कि लास्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। समीशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है लास्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, f डिवाइडेड बाय समीशन f, f डिवाइडेड बाय समीशन f। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और हमने क्या करा, f सबसे पहले मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है 4 को मैंने डिवाइड करा 25 से, तो मेरे पास आंसर निकल के आया 0.16। आप भी अपने पास कैलकुलेटर पे करते हैं ना, 0.16 इसका आंसर निकला। उसके बाद फिर मैंने 7 को डिवाइड करा, 7 डिवाइडेड बाय
25, आंसर निकला मेरे पास 0.28, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, 5 को डिवाइड करा, 5 डिवाइडेड बाय 25, आंसर मेरे पास निकल के आया 0.2। फिर वही 4 डिवाइडेड बाय 25 है, आंसर वही निकलेगा 0.16, और फिर उसके बाद 5 सेम है तो 0.2 ही इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। इन सबको मैंने आपको बताया था कि इसको चेक करने का तरीका क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जब हम प्लस करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, गलती करी है, ठीक है। आप इसको सम अप करेंगे, ये 1 के इक्वल है। ये हमारी यूँ समझ लें कि ये जो हमारी पहली 2 रिक्वायरमेंट्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना लिया, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी हमने बना ली। अब हम चलते हैं हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन की तरफ, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम इसको किस तरह बनाते थे। हमारे पास इसके लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी ज़रूरी है और एक हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है, और पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। तो हम पहले ही देख रहे हैं कि क्लास बाउंड्रीज की कैलकुलेशन भी मैं कर चुका हूँ, मिड पॉइंट्स की कैलकुलेशन भी कर चुका हूँ, तो अब कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर डाटा पुट करना है और मैंने अपने जो है वो सॉल्व करना है। इसको याद होगा आपको कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। मेरे पास जगह ज़रा शॉर्ट है तो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आप अपने पास ज़रा प्रॉपर वे में बनाइएगा इसे, और नीचे जो है मैं क्लास बाउंड्रीज को रखूँगा। तो अब देखें सबसे मैक्सिमम जो है वो फ्रीक्वेंसी की हमें देखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे नज़र आ रही है वो 7 नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे 7 तक का डाटा हमें बनाना है, तो मैं आप यहाँ पर आप 1 का गैप ले लें, सिंपल बनेगा, बहुत आसान सा। 1 2 3 4 5 6 देन 7, ठीक है। ये हमारा बन गया। और क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको बताई थी कि हम ऐसे करके उतारते हैं। सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री को लेंगे और फिर उसके बाद सारी अपर क्लास बाउंड्रीज को ले लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है 10.5, देन 15.5, 20.5, देन 25.5, देन 30.5, देन 35.5। ये हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज हमारे रिकॉर्ड में आ गई। अब हम कुछ नहीं, बस स्केल उठाएंगे और हम जो है वो अपना हिस्टोग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 10.5 से लेकर 15.5 का डाटा हमारे पास कहाँ तक का दिया हुआ है, वो 4 तक का गिवन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को 4 तक लेके चले जाएंगे। ये हमारा 4 हो गया, हमारा पहला बार बन गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर 15.5 से लेकर 20.5 तक का जो डाटा है वो 7 है। तो 15.5 को मैं 7 तक लेके जा रहा हूँ, 7, और इसको भी मैं 7 तक लेकर गया और हमने इसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास डाटा जो है वो 5 तक का है, मैं इसको 5 तक लेके चला जाता हूँ। मैंने इसको 5 तक रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो 4 है, तो मैं इसको 4 तक लेके चला जाता हूँ। देन अगेन मेरे पास 5 है, 30.5 से लेकर 35.5। तो अब मैं क्या करूँगा, 30.5 को भी ऊपर मुझे जो है वो उसको इंक्रीज़ करना होगा 5 तक। इसको मैं 5 तक लेकर गया और 35.5 को भी मैं 5 तक लेकर जाऊँगा। सही है, ये हमारे पास हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी के ऊपर मैंने ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आपको याद है कि मैंने ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका बताया था कि यहाँ पर हमें मिड पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं, मिड पॉइंट हम खुद मालूम कर सकते हैं कि इनके दरमियान की वैल्यू 13 है। तो लाजिम बात है कि यहाँ पर भी इनके दरमियान की वैल्यू ये होगी। यहाँ पर हम पॉइंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया, बिल्कुल दरमियान में इधर पॉइंट दिया, इधर पॉइंट आ गया, इधर पॉइंट है, फिर इधर पॉइंट है, ठीक है। फिर इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले मैं इन 2 पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट इन 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करा, फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर देन अब ऊपर की तरफ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास जो है वो पॉलीगॉन बन गया। बस इसको हम अब क्या करते हैं, आखिर में इसको हम नीचे तक ले आते हैं। यह हमारे पास इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सिर्फ एक बात यहाँ पर रहती है, वही पुरानी वाली बात मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से लेकर
जो पहला हमारे पास जो गैप है वो गैप तो सेम है, यानी कि आपने 1 सेंटीमीटर का गैप रखा होगा, लेकिन जो नंबर्स का जो गैप है वो हमारे पास सेम नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से लेकर गैप जो है वो 10.5 का, फिर 10.5 से लेकर 15.5 तक का जो गैप है वो 5 का गैप है, तो गैप तो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हम यहाँ से थोड़ी सी लाइन को मिटाते हैं एक्स एक्सिस को, और हम इसमें ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थोड़ी सी बना देते हैं। ये इस बात को शो कर रही होती हैं कि हमारा ये गैप चूँकि बराबर नहीं था, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह ले लिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जो है वो रिवीजन क्लास थी हमारी, वो हमने देखी कि किस तरह जो है वो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, किस तरह क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं, किस तरह मिड पॉइंट्स, और फिर आखिर में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने आपके सामने निकाल के दिखाई। उम्मीद करता हूँ ये पहले भी आप समझ चुके होंगे और रिवीजन क्लास के अंदर आपको और जो है वो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। इसी तरह हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह ड्रॉ की जाती हैं वो भी आपके सामने आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चैप्टर मुकम्मल तौर पर समझ में आ गए होंगे। बस आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपने जो है वो अब क्या करना है, आपने बुक लेनी है, शाहिद जमाल साहब की पहले भी बता चुका हूँ, और उससे आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। उसके आखिर में बहुत सारे क्वेश्चंस का मटेरियल मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 के आखिर में भी, चैप्टर नंबर 3 के आखिर में भी। आप खूब उनसे प्रैक्टिस करें, जितनी जो प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज़्यादा जो है वो इसके अंदर परफेक्ट से परफेक्ट होता चला जाएगा, और आपको पेपर के अंदर जो है वो कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।